डियर, अब हम आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज, डिविडेंड स्ट्रिपिंग एंड बोनस स्ट्रिपिंग। ऑल्दो ये जो है वो ज़्यादा रेलेवेंट नहीं रहते हैं, बट फाइनेंस एक्ट 2022 ने कुछ अमेंडमेंट्स की जिसकी वजह से ये फिर से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो गए हैं और एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मतलब प्रोबेबल हो गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डिविडेंड स्ट्रिपिंग क्या होता है। डियर ध्यान दीजिएगा, डिविडेंड स्ट्रिपिंग वो मैकेनिज्म होता है जहाँ पे लेट्स से कि आपके पास एबीसी कंपनी के शेयर्स हैं, एबीसी लिमिटेड के शेयर्स हैं और 1000 रुपीज़ के शेयर्स हैं और मान लीजिए कि कंपनी ने, आप इन्वेस्टर हैं, मिस्टर आपको मतलब डिविडेंड पे किया ₹50 का। तो जैसे जो कंपनी मतलब डिविडेंड पे करती है, यूजुअली शेयर प्राइस फॉल होता है क्योंकि साहब कंपनी से फंड निकल गया। तो लेट्स से ये जो शेयर है ये फॉल होकर 950 का हो गया। ठीक है, तो मतलब डिविडेंड इनकम आपके हाथ में लेट्स से एग्जेम्प्ट है, मीन्स आपको जो इनकम मिली वो आपके हाथ में तो एग्जेम्प्ट है। और यहाँ शेयर का जो प्राइस फॉल हुआ है वो इस वजह से हुआ है क्योंकि कंपनी ने आपको क्या दे दिया डियर फ्रेंड्स, मीन्स डिविडेंड, मीन्स जेन्युइन रीजन की वजह से फॉल नहीं हुआ। अगर कंपनी यहाँ पे मतलब मीन्स डिविडेंड पे नहीं करती तो क्या शेयर प्राइस फॉल होता? नहीं होता। तो हमने कहा है साहब कि जितना शेयर का प्राइस डिविडेंड की वजह से फॉल हुआ, चूंकि डिविडेंड मिस्टर ए के हाथ में एग्जम्प्ट है, उतना हम मिस्टर ए को जो लॉस है वो अलाउ नहीं करेंगे। तो अब क्या होगा, मान लीजिए कि आपने शेयर परचेज किया था 1000 रुपीज का, कंपनी ने मतलब डिविडेंड पे कर दिया, शेयर का प्राइस 950 हो गया, आपने शेयर को लेट से सेल कर दिया, सेल प्राइस 950, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1000, आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ गया 50 रुपए का। बट ये लॉस जो है ये क्या जेन्युइन लॉस है? नहीं सर, दिस लॉस इज नॉट अ जेन्युइन लॉस। ऐसे सिचुएशन में साहब ये जो 50 रुपए का लॉस है ये आपको अलाउड नहीं होगा एज पर दी प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 94(7). आपके दिमाग में बहुत सारी बातें और रहेंगी, उसको भी रोकें। बट लेट से शेयर का जो प्राइस है वो फॉल होकर 900 रुपए हो गया। तो साहब अगर शेयर का प्राइस 900 रुपए पे आ गया, इसका मतलब 1000 रुपीज का शेयर अगर 900 रुपीज पे आ गया, तो कंपनी के हाथ से फंड निकला कितना था डिविडेंड के नाम का? 50 रुपए। तो अगर ये प्राइस सिर्फ और सिर्फ मतलब डिविडेंड की वजह से फॉल होता तो डियर इसको कितना फॉल होना चाहिए था? ₹950, बट ये कितना फॉल हो गया? ₹900। तो इसका मतलब ये हुआ डियर कि 50 रुपए का जो फॉल है दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ द पेमेंट ऑफ मीन्स डिविडेंड। ये जो 50 रुपए का फॉल है दैट इज बिकॉज ऑफ दी रियल रीजन। तो ये आपको 50 रुपए का लॉस अलाउड हो जाएगा। इस केस में डियर हम जो है आपको देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी 1000 है, तो आपका जो लॉस आ रहा है 100 रुपए का, बट इसमें से कितना लॉस ऐसा है जो कि मीन्स डिविडेंड को अट्रीब्यूटेबल है 50 रुपए। तो 50 रुपए का जो लॉस है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की तरह से आप कंसिडर कर सकते हैं, इसको ये आपको अलाउड होगा। बट यहाँ पे जो 50 रुपए का लॉस है डेट इज नॉट अलाउड बिकॉज ये जो है ये अट्रीब्यूट हो रहा है किसको? टू दी पेमेंट ऑफ द डिविडेंड बाय द कंपनी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि सर डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट तो हमारे हाथ में अब नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, फाइनेंस एक्ट 2020 ने डियर डिविडेंड इनकम को शेयर होल्डर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट नहीं रहने दिया। पहले डिविडेंड इनकम शेयर होल्डर्स के हैंड में एग्जेम्प्ट होती थी और कंपनी को क्या पे करना पड़ता था? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अब तो वो हालात नहीं रहे, तो फिर क्या डिविडेंड स्ट्रिपिंग कैसे रेलेवेंट है? बिल्कुल सही बात है डियर, डिविडेंड स्ट्रिपिंग इसलिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। बट हाँ, एक केस ऐसा है जहां पे डिविडेंड स्ट्रिपिंग अभी भी रेलेवेंट है। मेरी बात पे तो थोड़ा सा मैं आपको पढ़ा दूं, सेक्शन 94(7) ध्यान दीजिएगा। वेयर अ पर्सन बायज और एक्वायर्स एनी सिक्योरिटी और यूनिट विद इन 9 मंथ्स विद इन 3 मंथ्स बिफोर द रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट वो डेट होता है जब कंपनी जिस डेट को फिक्स करती है फॉर द डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ द व्हाट मींस डिविडेंड। इस आप इस दिन जिस शेयर होल्डर का नाम हमारे रिकॉर्ड में होगा उनको हम क्या पे करेंगे? बट अब बेसिक बात, उनको हम क्या पे करेंगे? मीन्स डिविडेंड पे करेंगे। ठीक बात है। और सच पर्सन सेल और ट्रांसफर सच सिक्योरिटी विद इन 3 मंथ्स और सच मीन्स मतलब यूनिट्स विद इन 9 मंथ्स आफ्टर सच रिकॉर्डेड। मतलब ये हुआ कि साहब आपने ना 3 महीने के अंदर सिक्योरिटीज आपने सेल कर दी, और अगर लेट्स से कि अगर आपके पास यूनिट्स वगैरह हैं तो आपने उसको 9 मंथ्स के अंदर आपने उसको अगर सेल कर दिया, और उसकी वजह से अगर लेट्स से कि अगर आपको कोई लॉस होता है तो लॉस उस एक्सटेंट तक जो डील करता है टू द अमाउंट ऑफ डिविडेंड, वो लॉस आप इग्नोर कर देंगे। मींस वो लॉस आपको कैरी फॉरवर्ड या फिर सेट ऑफ या फिर उस लॉस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। बट साहब अगर वो लॉस एक्सीड करता है टू दिस अमाउंट, तो जितना पोर्शन एक्सीड करता है वो आपको अलाउड होगा। ठीक है, अच्छा then the loss if any arising to him on account of such purchase and sale of securities or unit to the extent, ध्यान दीजिएगा, to the extent such loss does not exceed the amount of the
dividend or income received or receivable on security unit shall be ignored for the purpose of computing his income under the head capital income chargeable to tax। तो साहब जितना लॉस जो आपको मतलब डिविडेंड की वजह से जो ऐसे उस एक्सटेंट तक है वो लॉस आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो लेट्स से कि आपने सिक्योरिटीज परचेज की 1000 रुपीज, जो मैंने आपके साथ पहले भी देखा था, डिविडेंड आपको मिला 100 रुपीज का। आपने विद इन लेट्स से मान लीजिए दिस इज द शेयर ऑफ अ कंपनी, आपने विद इन 3 मंथ्स केस 1 आपने साहब इस शेयर को सेल कर दिया मार्केट में 700 रुपए का। तो मुझे बताएंगे साहब 1000 रुपए की चीज आपने 700 रुपए की सेल की, 100 रुपए का लॉस हम कंसिडर कर सकते हैं कि साहब 100 रुपए का लॉस किसकी वजह से होगा, डिविडेंड की वजह से। बट यहाँ पे साहब 100 रुपए से ज्यादा का लॉस है। तो ध्यान दीजिएगा हम कितना लॉस आपको अलाउ नहीं करेंगे, उतना लॉस जो किससे बिलोंग करता है, मतलब टू द एक्सटेंट ऑफ द मींस डिविडेंड इनकम। तो साहब टोटल लॉस कितना है 300, बट इसमें से डिविडेंड इनकम से कितना लॉस बिलोंग करता है 100। तो साहब 200 रुपए का आपको फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अलाउड होगा, ये आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर टैक्स पर्पसेस। बट लेट्स से आपने 3 महीने के बाद ये शेयर सेल किया और आपने इसको सेल कर दिया 950 रुपीज में। तो साहब अगेन आपने परचेज कितने मतलब कितने में किया था 1000 रुपए में। तो आपका जो परचेज प्राइस था डेट वाज 1000, बट आपका जो सेल प्राइस है डेट इज 950। तो अगर हम प्राइमा फेसी देखें तो 50 रुपए का तो लॉस है डियर, बट ये 50 रुपए का लॉस क्या उस अमाउंट से एक्सीड कर रहा है डिविडेंड अमाउंट से? नहीं। तो साहब मतलब डिविडेंड आपने ऑलरेडी रिसीव कर लिया और वो आपके हाथ में एग्जाम्प्ट है 100 रुपए। तो ये 50 रुपए का लॉस आपको अलाउड नहीं किया जाएगा एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, और इसका कोई भी टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा, इसको भूल जाओ। डिविडेंड जो 100 रुपए मिला ना, इसको उसमें से एडजस्ट करके खुश रहो। मतलब साहब अब ये लॉस हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। बट हाँ, अगर ये 100 रुपए से ज्यादा का लॉस होता तो 100 रुपए से जितना लॉस ज्यादा है वो आपको अलाउड हो जाता, ठीक है। बट जैसे कि हमने आपको बताया डियर कि डिविडेंड अब जो है वो शेयर होल्डर्स के हाथ में एग्जाम्प्ट नहीं रहा, इसलिए डिविडेंड स्ट्रिपिंग ज्यादा मायने नहीं रखती। बट एक छोटे से केस में डिविडेंड स्ट्रिपिंग मायने रखती है, जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इन द टॉपिक ऑफ द बिजनेस ट्रस्ट। लेट्स से बिजनेस ट्रस्ट है, इसका स्पेशल पर्पस व्हीकल, इसको कोई भी मतलब डिविडेंड पे करता है, तो ये जो ये जो अमाउंट होता है डियर, ये बिजनेस ट्रस्ट के हैंड में एग्जाम्प्ट होता है। बट ये बिजनेस ट्रस्ट इस वाले डिविडेंड को अपने यूनिट होल्डर्स को पे करता है। तो आपको पता है डियर यूनिट होल्डर्स के हैंड में भी ये किस इनकम पे जाता है, मींस डिविडेंड इनकम की तरह से ट्रीट होता है, ठीक है। अब 2 केस हो सकता है। केस 1 हो सकता है ऐसा आपकी स्पेशल पर्पस व्हीकल ने ऑल्टरनेट टैक्सेशन रेजिम मतलब 115BAA ऑप्ट किया हो, ऑप्टेड, ठीक बात है। और दूसरा केस है कि 115BAA इन्होंने ऑप्ट नहीं किया, नॉट ऑप्टेड। अब लेट्स से कि अगर हम बात करें कि अगर हम केस 1 की बात करें, लेट्स से कि केस 1 में स्पेशल पर्पस व्हीकल ने यूनिट ने जो है वो 115BAA ऑप्ट किया हुआ है। तो पहले वाले केस में चूंकि स्पेशल पर्पस व्हीकल ने 115BAA ऑप्ट किया हुआ है, इसलिए साहब ये जो डिविडेंड होगा ये यूनिट होल्डर्स के हैंड में एग्जाम्प्ट नहीं होगा, नॉट एग्जाम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स। और चूंकि ये यूनिट होल्डर्स के हाथ में एग्जाम्प्ट नहीं है, मींस यूनिट होल्डर्स के हाथ में डिविडेंड पर टैक्स पे करना है, इसलिए 94(7) अब अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि 94(7) के अट्रैक्शन के लिए जरूरी है कि डिविडेंड इनकम शैल बी एग्जाम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द यूनिट होल्डर्स। बट लेट्स से स्पेशल पर्पस व्हीकल ने 115BAA ऑप्ट नहीं किया हुआ और ये खुद ही हायर रेट ऑफ टैक्स पे कर रहा है, तो केस 2 में साहब ये जो डिविडेंड इनकम होगा ये यूनिट होल्डर्स के हाथ में एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और लेट्स से यूनिट होल्डर्स ने बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट को रिकॉर्ड डेट के 3 महीने पहले परचेज किया, और रिकॉर्ड डेट के दिस इज द रिकॉर्ड डेट, इसके 3 महीने पहले तक परचेज किया और रिकॉर्ड डेट के 9 मंथ्स तक सेल कर दिया। तो जो लॉस होगा डियर ये 94(7) में आपको हो सकता है कि डिसअलाउ हो जाए। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, तो बस यही इसमें इंपॉर्टेंट था डियर, तो मेरे साथ साथ देख लेंगे साहब। देन द लॉस इफ एनी अराइजिंग टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ सच परचेज एंड सेल इज इग्नोर्ड। तो आगे आते हैं। अच्छा, बोनस स्ट्रिपिंग, तो डियर बोनस स्ट्रिपिंग क्या होता है ध्यान दीजिएगा। जैसे कि कंपनी हमें मतलब डिविडेंड देती है डियर, वैसे ही कंपनी ना बोनस भी दे सकती है। तो बोनस के लिए भी कंपनी ना एक रिकॉर्ड डेट फिक्स करती है कि इस दिन हमारे रिकॉर्ड में जो जो शेयर होल्डर्स होंगे उनको हम बोनस इशू करेंगे। तो लेट्स से कंपनी ना 1:1 का बोनस इशू करती है। लेट्स से मिस्टर एक शेयर होल्डर हैं, इन्होंने कंपनी के 1000 शेयर्स परचेज किए एट द रेट ऑफ ₹1000 पर शेयर। 1 महीने के बाद ही कंपनी ने इनको 1:1 का बोनस दे दिया। कंपनी ने इनको 1:1 का बोनस दे दिया। तो साहब अगर कंपनी बोनस इशू करती है तो क्या कंपनी के पास कोई एसेट्स में इंक्रीमेंट हुआ? नहीं, पर साहब कंपनी के एसेट्स को शेयर करने वाले लोग दोगुने हो गए, क्योंकि बोनस 1:1 का दे दिया। यू गाइस गेटिंग? तो जैसे ये कंपनी बोनस देगी डियर, इसका इंपैक्ट जनरली
थ्योरेटिकली ये होना चाहिए कि जो शेयर प्राइस है मार्केट में 1000 से फॉल करके 500 रुपये हो जाएगा, शेयर प्राइस 1000 से फॉल करके 500 रुपये हो जाएगा। बट सर मिस्टर ए को तो लॉस हो गया। नहीं डियर, मिस्टर ए के पास अब ना 2000 शेयर्स हैं और 2000 शेयर्स हैं और 2000 शेयर्स में पर शेयर का प्राइस 500 रुपये है। मतलब मिस्टर ए की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अभी भी 1 लाख है, पहले भी 1 लाख थी। तो सर बोनस का फायदा क्या हुआ, ये बातें नहीं करते, ठीक है। अच्छा, तो मिस्टर ए के पास आप जो 1000 शेयर्स थे, इन्होंने 1000 रुपीज पर शेयर में परचेज किया था, प्लस इनके पास 1000 बोनस शेयर्स आ गए, ठीक है। बट साहब बोनस शेयर्स की आपको पता है जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो सेक्शन 55 के हिसाब से क्या होगी, निल होगी। अब लेट्स से मिस्टर ए जो है तो हमारे ये क्या बन गए, बोनस शेयर्स, और ये हमारे 1000 शेयर्स क्या बन गए, लेट्स से ओरिजिनल शेयर्स, ठीक है। अब ओरिजिनल शेयर्स का जो करंट मार्केट प्राइस है दैट इज 500 रुपीज। लेट्स से मिस्टर ए ने अपने ना ओरिजिनल शेयर सेल कर दिए, अपने ओरिजिनल शेयर सेल कर दिए। साहब करंट मार्केट प्राइस 500 रुपए है, आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 1000 रुपीज, तो आपके पास जो 500 रुपए पर शेयर का तो लॉस आ गया, आपके पास तो 500 रुपए पर शेयर का लॉस आ गया। और आप क्या करते थे, इस लॉस को अपने बाकी किसी आप अपने इस लॉस को बाकी किसी कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर लिया करते थे। बट क्या रियलिटी में आपको कोई लॉस आया है, नहीं सर, क्योंकि आपको तो साहब इसके बदले एक बोनस शेयर मिल गया जिसके अगेंस्ट आपका ये लॉस एडजस्ट हो जाता है। यू गाइस गेटिंग? तो रियलिटी में तो आपको कोई लॉस नहीं आया। तो लॉ मेकर ने क्या किया, इन्होंने कहा यार कि ये जो 500 रुपए का पर शेयर का लॉस है ये हम आपको लॉस अलाउ नहीं करेंगे एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, और हम इसके बदले क्या करेंगे, हम ना इसको इस बोनस शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेंगे। इसका मतलब आपकी जो बोनस शेयर की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल थी अब ये निल नहीं होगी, अब आपकी बोनस शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, 500 रुपए पर शेयर। ठीक बात है। तो जब आप इस बोनस शेयर को सेल करेंगे ना, आप 500 रुपए पर शेयर की कॉस्ट ले लेना ताकि आपकी जो कैपिटल गेन होगी ना वो कम हो जाएगी, ठीक है। सो दैट इज द होल फंडा अबाउट बोनस स्ट्रिपिंग। तो जल्दी से मेरे साथ साथ देख लें। अच्छा, where any person buys or acquires any security or unit within 3 months prior to the record date, such person is allotted additional security or मतलब units without any payment on the basis of the holding of such security unit, that is the bonus units. Such person sells or otherwise transfer all of the original security or units within a period of 9 months, मतलब 3 महीने पहले आपने परचेज किया और 9 मंथ तक अगर आप उसको सेल करते हैं तो भी 94(8) अट्रैक्ट हो सकता है। while continuing to hold all or any of the additional bonus units, तो साहब उस केस में जो लॉस आपको अराइज होगा ऑन द सेल ऑफ द ओरिजिनल शेयर्स, वो लॉस आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की तरह से अलाउड नहीं होगा, वो लॉस आपकी बोनस यूनिट्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। तो जब आप उस बोनस शेयर को बेचेंगे आप अकॉर्डिंगली उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसिडर करके आप अपना कैपिटल गेन निकाल सकते हैं, ठीक है। Then the loss if any arising to you on account of sale and purchase of such original shares or units shall be ignored, मतलब वो लॉस अलाउड नहीं होगा। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपको यहाँ 500 रुपए पर शेयर आ गया था, ये लॉस आप शॉर्ट टर्म के लॉस की तरह से कंसिडर ही नहीं कर सकते। इंस्टेड आप क्या करेंगे, अच्छा, ignored and the amount of loss so ignored shall be deemed to be the cost of acquisition of such additional units, that is bonus security on the date of such transfer। तो आप जिस दिन आपने वो सिक्योरिटीज रखी हुई हैं वो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगी। तो ध्यान दीजिएगा डियर, फाइनेंस एक्ट 2022 ने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, प्रायर टू द अमेंडमेंट मेड बाय फाइनेंस एक्ट 2022। तो ये इंपॉर्टेंट है, बस मुझे 1 मिनट और दे दें डियर बस। तो प्रायर टू फाइनेंस एक्ट 2022, prior to the amendment made by Finance Act 2022, provisions of 94(8) did not apply on bonus stripping undertaken in case of securities। तो इसका मतलब ये था कि जो साहब जो 94(8) जो था वो सिर्फ और सिर्फ इसको डील करता था यूनिट्स के केस में, और कौन से यूनिट, सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड की यूनिट्स, ठीक है। तो फाइनेंस एक्ट 2022 ने 94(8) को एक्सटेंड कर दिया शेयर्स के केस में भी, और मींस यूनिट्स के केस में एक्सटेंड कर दिया, जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ मतलब म्यूचुअल फंड पे अप्लाई करता था। अब ये किस पे अप्लाई करने लगा, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के यूनिट्स पे और बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स पर। आपको पता है डियर, बिजनेस ट्रस्ट 2 तरीके के हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और दूसरे हो सकते हैं साहब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मींस रिट, ठीक है। तो अब ये इनके भी ऊपर भी अप्लाई करने लगा। सो आई होप आपको बात समझ आई होगी डियर।